Hello everyone, welcome to the class. In our last lecture, we covered section 18 to section 20 of CPC, and in this lecture, we will see section 21 and section 21A of CPC. So, let's start with the section 21, that is objection to jurisdiction. What is objection? ऑब्जेक्शन लेना मतलब क्या? जैसे हम कोर्ट्स में लेते हैं ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, तो ऑब्जेक्शन लेना मतलब आक्षेप लेना. किसी चीज़ को अगर रोकना हो, क्रॉस करना हो, तो हम ऑब्जेक्शन लेते हैं. और जुरिस्डिक्शन मतलब क्या? अथॉरिटी. कोर्ट के पास अथॉरिटी या जुरिस्डिक्शन होना चाहिए कोई भी पर्टिकुलर सूट एंटरटेन करने के लिए. अगर वो कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, फिर भी वो सूट एंटरटेन कर रहा है, वो सूट का ट्रायल चला रहा है, तो सूट में जो पार्टीज़ रहेगी वो ऑब्जेक्शन ले सकती है. जनरली डिफेंडेंट ही ऑब्जेक्शन लेता है, क्योंकि सूट तो प्लेंटिफ फाइल करता है, तो खुद के ही सूट पे वो ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, राइट. तो जनरली डिफेंडेंट ही ऑब्जेक्शन लेता है. तो ऑब्जेक्शन किस पे लेगा? जुरिस्डिक्शन पे. और जुरिस्डिक्शन कौन से ग्राउंड पर डिटरमाइन होते हैं? ये 3 ग्राउंड से. मॉनिटरी वैल्यू, दैट इज़ पिक्योनरी जुरिस्डिक्शन. तो हर कोर्ट का पिक्योनरी जुरिस्डिक्शन पहले से ही डिसाइडेड रहता है. उसको जिस अमाउंट तक की अथॉरिटी है, जुरिस्डिक्शन है, उसी अमाउंट तक के मैटर्स वो चला सकता है. अगर उससे ज़्यादा अमाउंट के मैटर्स उसने एंटरटेन किए, ट्राई किए, तो जो डिफेंडेंट है वो उस पर ऑब्जेक्शन ले सकता है. एंड सेम फॉर द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. हर कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी पहले से ही डिसाइडेड होती है. अगर उसके टेरिटरी के बाहर, जिस कोर्ट को जितनी जुरिस्डिक्शन दी है, उस टेरिटरी के बाहर का उसने सूट एंटरटेन किए, तो वहाँ पे डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन ले सकता है. थर्ड, द सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर क्या? सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर्स, फैमिली मैटर्स, कंज्यूमर मैटर्स, ऐसे मैटर्स है. तो सिविल कोर्ट सिविल मैटर से एंटरटेन करेगा, क्रिमिनल कोर्ट क्रिमिनल मैटर से एंटरटेन करेगा. सेम फॉर द फैमिली एंड कंज्यूमर. अगर ऐसे क्रिमिनल कोर्ट ने अगर सिविल मैटर एंटरटेन कर लिया तो ऐसे नहीं चलेगा, वहाँ पे डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन ले सकता है. ये ग्राउंड्स थे, इस ग्राउंड्स पर डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन ले सकता है. अब हम सेक्शन 21 बेयर एक्ट से देखते हैं. सेक्शन 21 ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन. नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग. मतलब प्लेस ऑफ सुइंग मतलब क्या? यहाँ पे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात हो रही है. मतलब ऑब्जेक्शन किस चीज़ पे लिया जा रहा है? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पे. नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड बाय एपिलेट और रिविजनल कोर्ट. और एक चीज़, ऑब्जेक्शन कौन से कोर्ट में लिया जा रहा है? एपिलेट और रिविजनल कोर्ट. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एपिलेट और रिविजनल कोर्ट ऑब्जेक्शन अलाउड नहीं करेगा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को लेकर, जब तक such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity. तो ये स्टेटमेंट क्या है? इस स्टेटमेंट का मीनिंग हम एक एग्जाम्पल से समझते. ये एग्जाम्पल है, इसमें ए ने बी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में एक सूट इंस्टीट्यूट किया, और वो जब सूट चल रहा है तब बी को समझता है कि ये कोर्ट के पास तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ही नहीं है. तो फिर बी क्या करता है? एपिलेट और रिविजनल कोर्ट के पास जाता है और कहता है कि ए ने ऐसे जगह पे सूट इंस्टीट्यूट किया जिसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है. तो वो ऑब्जेक्शन एपिलेट कोर्ट कब अलाउ करेगा? 2 कंडीशंस है. पहले वो बी को पूछेगा, क्या आपने ट्रायल कोर्ट में जहाँ पे आपने सूट इंस्टीट्यूट किया था वहाँ पे इस चीज़ का ऑब्जेक्शन लिया है? तो यहाँ पे दिया है, ऑब्जेक्शन वॉज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी. मतलब जब आपको समझा कि इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तब भी आपने ट्रायल कोर्ट में ही ऑब्जेक्शन लिया है, ये कोर्ट पूछेगा. तो अगर बी ने ऑब्जेक्शन लिया था ट्रायल कोर्ट ने, और ट्रायल कोर्ट ने वो ऑब्जेक्शन डिनाई कर दिया, या जो भी हुआ हो, पर बी ने वहाँ पे ऑब्जेक्शन लेना चाहिए एपिलेट कोर्ट के पास जाने के पहले. ये हुई फर्स्ट कंडीशन. एंड सेकेंड कंडीशन, देयर हैज़ बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेल्यूर ऑफ जस्टिस.
मतलब अगर अपीलेट और रिविजनल कोर्ट ने जो ऑब्जेक्शन है वो अलाउ नहीं किया तो फेलियर ऑफ जस्टिस हो सकता है। मतलब जो ये केस है, इस केस में अगर अपीलेट और रिविजनल कोर्ट ने बी ने जो ऑब्जेक्शन लिया है ट्रायल कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को लेकर, उस ऑब्जेक्शन को अपीलेट कोर्ट ने अलाउ नहीं किया तो फेलियर ऑफ जस्टिस हो सकता है। तो ऐसे वक्त पे अपीलेट और रिविजनल कोर्ट ऑब्जेक्शन अलाउ करती है और सूट उस कोर्ट के पास जाता है जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। तो ऑब्जेक्शन अलाउ करने के लिए दो कंडीशंस है, मतलब अपीलेट और रिविजनल कोर्ट ऑब्जेक्शन कब अलाउ करेगा, जब ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी। कौन सी? फर्स्ट, जो ऑब्जेक्शन ले रहा है उसने ऑब्जेक्शन पहले कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब उसने जहाँ पे सूट फाइल किया है, मतलब जहाँ पे उनकी सूट चल रहा है वही कोर्ट में एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, जब उसको समझता है जो इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तब भी उसने तुरंत वहीं पे ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन, अगर रिविजनल अपीलेट कोर्ट को लग रहा है कि अगर ये ऑब्जेक्शन मैंने अलाउ नहीं किया और ट्रायल कोर्ट के पास ही कंटिन्यू चला तो फेल्यूर ऑफ जस्टिस हो सकता है। अगर ऐसा अपीलेट और रिविजनल कोर्ट को लगा तो ऐसे टाइम पे वो ऑब्जेक्शन अलाउ कर देगी। ये दो कंडीशन फुलफिल होगी तभी अपीलेट और रिविजनल कोर्ट ऑब्जेक्शन अलाउ कर देगी। ये था सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में भी सेम है, ऑब्जेक्शन अलाउ होगा जब दो कंडीशंस फुलफिल होगी। पर सबसेक्शन 2 और 3 में किस चीज़ को लेके ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है ये देखते हैं। सबसेक्शन 2 में ऑब्जेक्शन पिक्योनरी जुरिस्डिक्शन को लेके लिया जा रहा है। competence ऑफ कोर्ट विद रेफरेंस टू द पिक्योनरी लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन। मतलब जैसे सबसेक्शन 1 में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को लेके ऑब्जेक्शन लिया जा रहा था, वैसे सबसेक्शन 2 में पिक्योनरी जुरिस्डिक्शन को लेके ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है। और सेम कंडीशंस है, जब ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी तभी ऑब्जेक्शन रिविजनल और अपीलेट कोर्ट अलाउ करेगा। अब सबसेक्शन 3 में किस चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है? द कॉम्पिटेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट विद रेफरेंस टू द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन। मतलब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट मतलब क्या? पहले एग्जीक्यूशन मतलब क्या? एग्जीक्यूशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ एनफोर्सिंग और गिविंग इफेक्ट टू द डिक्री और जजमेंट ऑफ द कोर्ट। मतलब जो भी कोर्ट डिक्री पास करता है या जजमेंट पास करता है उसको एनफोर्स करवाना, उसको एग्जीक्यूट करवाना, मतलब एग्जीक्यूशन। और जो कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करवाता है उसे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कहते हैं। जनरली ट्रायल कोर्ट ही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होता है, ट्रायल कोर्ट ही डिक्री एग्जीक्यूट करवाता है। पर कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें ट्रायल कोर्ट और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ये अलग अलग हो सकते हैं। तो हम ये एक एग्जाम्पल से समझ के लेते हैं कि कैसे ट्रायल कोर्ट और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट अलग हो सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें ए डिक्री होल्डर है, डिक्री होल्डर मतलब जिसके फेवर में डिक्री पास होती है वो डिक्री होल्डर, और बी जजमेंट डेटर है, मतलब जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास होती है वो जजमेंट डेटर। तो ट्रायल कोर्ट ए के फेवर में एक डिक्री पास करता है, तो उस डिक्री में वो ऐसी ऑर्डर करता है, वो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की ऑर्डर करता है जजमेंट डेटर के खिलाफ। मतलब जो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी है वो अटैच की जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो ट्रायल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर है। तो तब ट्रायल कोर्ट सुओ मोटो मतलब खुद से, या अगर डिक्री होल्डर ने कुछ एप्लीकेशन दिया ट्रायल कोर्ट को, तब दोनों सिचुएशन में ट्रायल कोर्ट जो डिक्री है वो एग्जीक्यूशन के लिए एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास देगी। क्यों? क्योंकि ट्रायल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो प्रॉपर्टी ट्रायल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर सिचुएटेड है। तो ये डिफरेंस है ट्रायल कोर्ट और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में। तो सबसेक्शन 3 में एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के कॉम्पिटेंस के बारे में बात हो रही है विद रेफरेंस टू लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के कॉम्पिटेंस के रिलेटेड बात हो रही है। तो अगर यहाँ पे जजमेंट डेटर को लगता है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो तब वो अपीलेट और रिविजनल कोर्ट के पास ऑब्जेक्शन ले सकता है।
तो सेम दो कंडीशन है, अपीलेट और रिविजनल कोर्ट जजमेंट डेटर को पूछेगा क्या आपने एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में ऑब्जेक्शन लिया इस चीज़ को लेकर एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। जब आपको समझा तब तुरंत आपने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे ऑब्जेक्शन लिया। और सेकेंड कंडीशन, जब अपीलेट और रिविजनल कोर्ट को लग रहा है कि यहाँ पे फेल्यूर ऑफ जस्टिस हो रहा है, तब ये दो कंडीशन पे लेकर ही ऑब्जेक्शन अलाउ होगा। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं है, इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल एट और बिफोर सच सेटलमेंट। ये पहले दो सबसेक्शंस में ये दिया है पर यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में तो कोई सवाल ही नहीं आता इश्यूज फ्रेम होने का या इश्यूज सेटल होने का। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या करता है? बस डिक्री एग्जीक्यूट करता है। इसलिए ये स्टेटमेंट का बस डिफरेंस है, बाकी तीनों सेक्शन एज इट इज़ है। आई होप आपको ये सेक्शन पूरा समझ आ गया हो। Now, Section 21A, bar on a suit to set aside a decree on an objection as to place of suing. बार मतलब क्या? रोका जाना। ऐसे सूट को रोका जा रहा है जिस सूट में ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है कि जो फॉर्मर सूट जो था, जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है, उसमें जो डिक्री पास हुई है उसको सेट असाइड करना है, उसको खारिज करना है। क्यों सेट असाइड करना है? क्योंकि उस जिस कोर्ट ने उसको उस डिक्री को पास किया था उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं था। ऐसा ऑब्जेक्शन हम इस सूट में ले रहे हैं। तो सेक्शन 21A क्या कह रहा है कि ऐसे सूट को हम बार करते हैं, ऐसे सूट को हम रोकते हैं, ऐसे सूट हम को लाई ही होने देते नहीं। नो सूट शैल लाई चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ डिक्री पास्ड इन अ फॉर्मर सूट। That's it for today. If you liked the video, please like, share and comment in the comment section, and please subscribe to my channel. Thank you.